नमस्कार, पूर्णिमा की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कुदरत का सबक। 65 वर्षीय प्रेम लाल जी, जो कि प्राइवेट नौकरी से निवृत्त हो चुके हैं, आज सुबह जब सैर करके घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय मैं सोचता था कि मैं बंधन से मुक्ति की ओर जा रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आता कि इसे जीवन की स्वतंत्रता कहा जाए या जीवन में ही मृत्यु का पूर्वाभास। बड़ा खाली खाली सा लगता है। जीवन एक एक पल बड़ी मुश्किल से तिल तिल करके खिसकता है। रह रहकर वो अपने गांव की व्यस्त दिनचर्या को याद करने लगते हैं। वो गिनी चुनी गलियां, वो मुट्ठी भर लोग, सब कुछ इतना छोटा कि एक दिन में पूरा गांव ही नाप लिया जाए और करीब करीब हर आदमी से मुलाकात हो जाए। उस समय लगता था जैसे दुनिया मुट्ठी में है। वो छोटी सी दुनिया जैसे ही हाथ से छूटी कि सब कुछ छूट गया। दरअसल शहर में आने से पहले प्रेमलाल जी अपनी पत्नी सुनैना और बेटे सौरभ के साथ गांव में ही रहा करते थे, परंतु अपने बेटे सौरभ की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांव से शहर आना पड़ा, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया। आने के 3 वर्ष के बाद ही उनकी पत्नी सुनैना की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उच्च शिक्षा के बाद सौरभ नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहां यूनिवर्सिटी में भी उसका एकेडमिक करियर उज्जवल रहा, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहां भारतीय मूल की लड़की सुप्रिया के साथ शादी रचा ली और वहीं का होकर रह गया। शुरू में तो सौरभ उन्हें कभी कभी फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे प्रेमलाल जी की अपने बेटे से बात हुए भी। इस बड़े से शहर में प्रेमलाल जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब सैर करके प्रेमलाल जी घर लौटे तो अचानक फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने रिसीवर उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बाबूजी, मैं सौरभ बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? एक ही सांस में प्रेमलाल जी ने कई प्रश्न कर डाले। बाबूजी हम सब ठीक हैं। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है? इस उम्र में कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है, परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है बेटा, आज बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। क्या बताऊं बाबूजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको फोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। ये बात तो तुमने सच कही। बेटा, जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारियां और भी ज्यादा बढ़ती जाती हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है बाबूजी? मैं सोच रहा था कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चले आइए। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी सुखपूर्वक कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो पाएंगे। अपने बेटे का प्रस्ताव सुनकर प्रेमलाल जी को बहुत अच्छा लगा। वे सोचने लगे कि 5 वर्ष बीत गए अपनी नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा बेटा मेरी अर्थी को कंधा देने भी न पहुंच पाए। ये सोचते हुए प्रेमलाल जी ने अपने बेटे को अपनी सहमति दे दी। फिर सौरभ बोला, बाबूजी अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेचने पर लगा दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर प्रेमलाल जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उन्होंने अपने हाथों से सजाया था। परंतु बेटे की बात भी सही है,
कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। ये सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही न्यूज़पेपर में मकान बेचने के लिए विज्ञापन दे दिया। कुछ ही दिनों में मकान का सौदा हो गया। करीब 1 महीने के बाद सौरभ भारत आया और मकान के पैसों का लेन देन कर लिया। प्रेमलाल जी ने बैंक में जो भी एफडी बनवा कर रखी हुई थी, सौरभ ने उसका भी ड्राफ्ट बनवाकर कैश करवा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब वे लोग ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सौरभ ने कहा, बाबूजी आप यहीं सोफे पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए समय चाहिए। मैं चेक इन करने के बाद आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूंगा। प्रेमलाल जी वहीं सोफे पर बैठ गए और उनका मन अपने अतीत में खो गया। एकाएक उनकी जिंदगी के पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था। शहर में आने से पहले प्रेमलाल जी ने अपनी पत्नी सुनैना से कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आसे रहेंगे, परंतु सुनैना तैयार नहीं थी और कहने लगी कि किराए पर तो हम केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसी भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम वृद्धावस्था में कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। सुनैना भी तो कुछ दिन ही इस मकान में रह पाई। अचानक एक रात उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि सांस ही आनी मुश्किल हो गई। इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया, परंतु डॉक्टर की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। सुनैना की मृत्यु के बाद सौरभ कुछ दिनों के लिए ही भारत आया और कुछ ही दिनों बाद वापस भी चला गया, परंतु उसके जाने के बाद प्रेमलाल जी बेहद अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लगता था। इस घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। प्रेमलाल जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई करने के लिए एक कामवाली बाई को रख लिया था। अचानक प्रेमलाल जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफी देर हो चुकी है, सौरभ अभी तक चेक इन करके आया नहीं। घड़ी पर नजर डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। प्रेमलाल जी ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम प्रेमलाल वर्मा है, मेरे बेटे का नाम सौरभ वर्मा है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है। मेरा बेटा चेक इन करने के लिए आया था, पर वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। प्रेमलाल जी की बात सुनकर काउंटर पर कार्यरत एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, सौरभ वर्मा नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेक इन किया था। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट निकले हुए तो 1 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर प्रेमलाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। वे बोले, परंतु मैडम उस फ्लाइट से तो मुझे भी ऑस्ट्रेलिया जाना था, मुझे लिए बिना फ्लाइट कैसे चली गई, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी ओर से घोषणा की जाती है। महिला ने कहा तो प्रेमलाल जी रुआंसी आवाज में बोले, तो क्या मुझे लिए बिना ही मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया चला गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ये कैसी जालसाजी है? प्रेमलाल जी के पैरों तले तो मानो जमीन ही खिसक गई। वे अपना सिर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गए। सोचने लगे, क्या मेरा बेटा इतना कठोर हो सकता है जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन के सुनहरे दिनों को भी पसीने में भिगो दिया, अपनी खुशियों का उसके जीवन संवारने पर ही न्योछावर कर दिया। सुनैना मुझे हमेशा कहा करती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचाकर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था,
ले देकर सौरभ ही हमारा इकलौता बेटा है। यदि हम उसकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वो एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसकी विदेश की पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की खातिर न जाने मैंने कितने पापड़ बेले थे, कितने ही लोगों के आगे हाथ पसारे थे। मन में बस अपने बेटे की बात पूरी करने की धुन सवार थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपने बड़े भाई मनोज से भी मेरी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वो कहता था, जब सामर्थ्य नहीं है तो विदेश भेज क्यों रहे हो, क्या अपने देश में नहीं होती? क्या यहाँ पढ़कर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपने भाई के इस आचरण से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपने भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। तभी से हम दोनों भाइयों के बीच भी कटुता आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अपने जिस बेटे के कारण मैंने अपने भाई से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही बेटा मुझे ऐसे समय में बेसहारा छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय में मुझे उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज सुनकर प्रेमलाल जी का ध्यान टूटा। वो कर्मचारी उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं रह गया। मुझे तो अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना था, लेकिन वो तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी, मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर प्रेमलाल जी पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दुखी दिल से वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। क्या मैं अपने बड़े भाई के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेंगे? क्या उन्होंने मुझे माफ कर दिया होगा? लेकिन अब कोई और चारा भी नहीं है। उनके सामने रोना गिड़गिड़ाना, अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ, ये सोचते हुए वो बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 2 घंटे के बाद अपने भाई मनोज के घर पहुँचे। डोर बेल बजाई तो उनकी नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, किससे मिलना है? मनोज भैया हैं घर पर। जी हाँ, बाबूजी तो हैं, पर आप कौन हैं? उनसे कहो उनका भाई आया है। उसी समय मनोज जी बाहर आ गए और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गए। प्रेमलाल जी का सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगे। मनोज जी उन्हें अंदर लेकर आए और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु प्रेमलाल जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर जी भर कर रोएं। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही थी। मनोज जी ने तुरंत अपनी नौकरानी से पानी लाने को कहा। प्रेमलाल, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह जार जार क्यों रोए जा रहे हो, और यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपने भाई के पास। प्रेमलाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा पानी पिया और संयत स्वर में बोले, भैया मैं क्या बताऊं आपको, इस उम्र में आकर मेरे बेटे ने ही मुझे छल लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहां चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा है। मैं कुछ समझा नहीं, तुम पहेलियां मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। मनोज जी ने पूछा तो प्रेमलाल जी ने सारी घटना उनके सामने बयां कर दी। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, ये कैसी विडंबना है? तुमने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए
और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक? क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं? कितने स्वार्थी हो गए हैं आजकल के बच्चे। भैया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं? इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। यह क्या कह रहे हो प्रेमलाल? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। ये घर तुम्हारा ही है। बेटी शिखा की शादी के बाद जब से तुम्हारी भाभी ये दुनिया छोड़कर चली गई, उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तुम आ गए हो तो हम दोनों का समय आराम से कटेगा। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर प्रेमलाल जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अभी भी परेशान थे। अभी दोनों भाइयों में ये बातें चल रही थी कि डोर बेल बजी। देखा तो मनोज की बेटी शिखा कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। इतने वर्षों के बाद अपने चाचा को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। शिखा उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात के बारे में जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि सौरभ चाचा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह शिखा ने अपने पिताजी और चाचाजी के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर परोसा और एक अलग कमरे में चली गई। प्रेमलाल जी ने देखा कि शिखा मोबाइल पर ही ऑनलाइन क्लास ले रही थी। उसे ऑनलाइन क्लास लेते देखकर प्रेमलाल जी के मन में कुछ ख्याल आया, और जब शिखा बाहर आई तो उन्होंने शिखा से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या मैं भी ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ? घर बैठे बैठे अपने बेटे के बारे में सोचकर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर शिखा बोली, क्यों नहीं चाचा जी, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेज का जमाना है। ना तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा और न ही स्कूल की तरह घंटों खड़े रहकर पढ़ाना पड़ेगा। आप अपनी सहूलियत से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वैसे भी आप तो गणित विषय के बहुत अच्छे अध्यापक रह चुके हैं। शिखा ने प्रेमलाल जी का ऑनलाइन रिज्यूम बनाकर अपने स्कूल में भेज दिया। कुछ ही समय में उन्हें नियुक्त कर लिया गया। अब उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने के अच्छे खासे पैसे मिलने लगे थे। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वे फोन से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते और अपना खर्च खुद निकाल लेते थे। अब उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। वे पहले से ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे, परंतु वो गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए अपना कोचिंग सेंटर खोलने के बारे में सोचा, और इस काम में भी उनकी मदद उनकी भतीजी शिखा ने की। शिखा की मदद से उन्होंने एक जगह किराए पर ली, जहां उन्होंने अपना कोचिंग सेंटर खोला। गणित विषय के अलावा अन्य विषयों की भी कोचिंग प्रदान करने के लिए उन्होंने 2 अध्यापक भी नियुक्त कर लिए। उनके कोचिंग सेंटर में फीस कोई ज्यादा नहीं थी, और जो बच्चे फीस नहीं दे पाते थे वो फ्री में भी पढ़ सकते थे, जिस कारण उनके कोचिंग सेंटर की लोकप्रियता बढ़ने लगी। प्रेमलाल जी के सराहनीय कदम को देखते हुए उनकी मदद के लिए कुछ एनजीओ भी उनके साथ जुड़ गए, जिन्होंने उनके कोचिंग सेंटर के लिए एक बड़ी जगह उपलब्ध करवा दी। एक ही साल में उनका कोचिंग सेंटर एक बड़े इंस्टीट्यूट का रूप ले चुका था। लेकिन कहते हैं ना, कर्मों का फल तो मिलकर रहता है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। सौरभ ने जो धोखा अपने पिता के साथ किया था, फिर उस धोखे के फल से वो कैसे बच सकता था? अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने पिता के पैसे धोखाधड़ी से हथिया लिए थे, इस दोस्त ने ही उसे पार्टनरशिप का झांसा देकर उसके सारे पैसे उससे हथिया लिए। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी, और अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर विदेश की धरती पर बिना पैसे के कितने दिन रह सकते थे? जो थोड़े बहुत बचे हुए पैसे थे, उससे अपने टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए।
भारत लौटकर सौरभ अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले आखिर बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है। वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। एक दिन जब उसने पढ़ने के लिए अखबार उठाया तो अखबार में खबर के साथ अपने पिता की फोटो को देखकर वो हैरान रह गया। अखबार में लिखा था, अक्सर मेहनत करने वाले परेशानियों से नहीं डरते, केवल अपने दम पर मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेहनत करके अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की एक मिसाल हैं श्री प्रेमलाल वर्मा जी, जिन्होंने 65 वर्ष की उम्र में अपने अंदर के शिक्षक को पुनर्जीवित किया और आज के बुजुर्गों के लिए प्रेरणा की एक मिसाल कायम की। वे उन महान शिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जिम्मा उठाया और उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार की तरफ से उन्हें इनाम दिया जाने वाला है। ये खबर पढ़कर सौरभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो हैरान था कि अब जिस पिता को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर गया था, आज वो अपने दम पर इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त करने जा रहे हैं। अखबार में छपी खबर के साथ उनके कोचिंग सेंटर का नाम और पता भी लिखा था। सौरभ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने पिता से मिलने दौड़ा चला आया। पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बना हुआ था। जब वे दोनों अंदर गए तो गार्ड के पूछने पर उन्होंने उसे बताया कि उन्हें प्रेमलाल जी से मिलना है। गार्ड उन्हें ऑफिस में बिठाकर प्रेमलाल जी को बुलाने चला गया। जैसे ही प्रेमलाल जी अपने ऑफिस में आए तो सौरभ उन्हें देखकर हैरान था। उसके पिता, जिनके चेहरे से कभी लाचारी और बेबसी झलकती थी, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी और आते ही वो उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। प्रेमलाल जी अपने बेटे सौरभ को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी सौरभ बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़ दिया और चला गया, लेकिन उसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है। मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो गया है, अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने बेटे की बात सुनकर प्रेमलाल जी बोले, बेटा, शायद तुम भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। और जहाँ तक बात रही मेरे माफ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुमने एक बूढ़े पिता के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे, कम से कम इतना तो सोचते कि तुम्हारा बूढ़ा पिता कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। एक तरफ तुम हो और एक तरफ मनोज भैया की बेटी शिखा है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखती है और अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, पिताजी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरस गए हैं। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। पिताजी, अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो। सौरभ ने कहा तो प्रेमलाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ, इससे ज्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे में से एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसा कमाओ और अपनी जिंदगी कैसे जीनी है वो खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी वापस मत आना। मेरी क्लास लेने का समय हो रहा है।
मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने पिता को हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही प्रेमलाल जी उठकर अपनी क्लास लेने के लिए चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।